हालत क्या है, कितना सशक्त हुए हैं ये लोग, या अभी भी जो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आखिर उनका ये संघर्ष कब खत्म होगा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। शेरवाल साहब, अब सुरक्षा तो हो गया, अब आगे तो जो योजनाएं गिनाई जा रही हैं उनमें उनमें तो नहीं कोई आपको खामी दिखाई देती? देखिए, मैं योजनाओं से बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ। कोई भी सरकार है, आपको लग रहा है ना कि इसका फायदा पहुंच रहा है, और इसका इससे जो फायदे की बात तो मैं फायदे की बात पे तो मैं आना चाहूंगा। वो सशक्त हुआ है, देखिए, उसकी हालत सुधरी समाज है। सशक्त नहीं हुआ है। हाँ, देखिए, मैं बार-बार मुझे समझ नहीं आता, योजनाएं भी अच्छी है, स्वागत भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी सरकार की हम भी नीतियां बनाएंगे, लेकिन कहां तक नहीं, वो ना तो इम्प्लीमेंट सरकार हुई आ रही है, नीतियां मेन आप मुद्दा देखिए। ये मैं है। आपको कहना आज चाहती मैं हूं, कहना चाहता हूं हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि आज दलित वर्ग के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, बैकवर्ड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हालात क्या है, वो सामाजिक तौर पे कहां पर खड़े हैं, वो आर्थिक तौर पे कहां पर खड़े हैं। देखिए, सामाजिक आर्थिक, राजेंद्र कौर जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सामाजिक आर्थिक तौर पर जहां तक की बात आप कह रहे हैं, बहन जी मेरी बात नहीं पूरी हुई है। उसमें जो है आप देखिए 154 करोड़ रुपए के हमने एससी बीसी पिछड़ा वर्ग के जो अनुसूचित जाति वित्त निगम के जो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर दलितों को जब घोड़ी वो चढ़ते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, भिवानी की घटना है, निंदा करिए, लेकिन एक्शन क्या हुआ है, कार्रवाई की है, हमने एफआईआर दर्ज की, कोई रिजल्ट नहीं है। तो आज इस प्रकार के हालात बने हुए हैं, तो सामाजिक तौर पे कहां पर खड़ा है समाज? देखिए, मैं एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में लीडरशिप का अभाव है। आर्थिक तौर पर कहाँ लीडरशिप? आपके यहाँ तो लीडर्स को बोलने नहीं देते। मैं कहता हूं, धन्यवाद हम करती हूँ बोल रहे हैं, बोलने के लिए हम इस बोल मंच रहे हैं, में बहन जी बोल रहे हैं, आप इस मंच में हम आए, बोल मैं रहे हैं, आपका बहन जी स्वागत बोल रहे करती हूँ, हैं, धन्यवाद करती हूँ। सरेआम बोलते हैं, हम सब जहां मर्जी बोलवाओ। 154 करोड़ रुपए के अनुसूचित जाति वित्त निगम के, पिछड़ा वर्ग निगम, एजुकेशन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोन थे, जो कि लिए हुए थे लोगों ने, गरीब लोगों ने। आर्थिक विकास की अगर सरकार ने जो किया, हाल ही में किया है, हमने दिए थे लोन। मुख्यमंत्री जी ने विजय संकल्प रैली में घोषणा की, लोगों को तकलीफ हुई विपक्ष को कि मुख्यमंत्री जी ने केवल घोषणा की है, हमने उनके माफ करके उनके हाथ में उनको चिट्ठियां थमा दी। किसी का 4 लाख का लोन, 2 लाख का लोन, 10,000 का, हमने 1,54,00,000 हमने जो है इतने लोगों के 1,64,000 लोगों के परिवारों के लोन माफ किए हैं। आज उनका आर्थिक विकास किया है, हमने सामाजिक तौर पर उनको सशक्त किया है। और आज कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा गरीब की हितैषी पार्टी जो है। राजनीतिक स्तर पर बात। अब मैं मेरे साथ और भी दो मेहमान हैं। बहन जी की बात का मैं अभी आ रही हूँ, मैं बहन जी की बात का बाकी हमारे देखिए बाकी पैनलिस्ट हमारे हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगी की बात का जो उन्होंने कहा है कि लोन कर्जा माफी हमने किया है। इस देश के अंदर यदि कर्जा माफी का कानून यदि किसी नेता ने बनाया था, तो उस शख्सियत का नाम आपके बिजली के माफी की बहन जी मेरी बात नहीं पूरी है, मैंने आपकी बात में मैं नहीं बोला हूँ, अच्छा किया आगे तो मैं बतलाता हूँ, सुनिए मेरी बात। आज डाउन टाउन के लोग जितने भी हैं, गरीब तबका है, उनका लोन 1 लाख 2 लाख, कोई भुग्गी जोटे को होता है, कोई छोटी दुकान को होता है, कोई करियाना का है। लेकिन मैं बतलाता हूँ, ये 7,000 लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, 68,000 करोड़ रुपया है, एनपीए हुआ पड़ा है, उनके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करती है? ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। मैं कहता हूँ गरीब लोगों के लिए तो वो कहते हैं, मैं 191 करोड़ रुपया 10 साल से तो लोन माफ नहीं किया, लेकिन आज चुनाव सर के ऊपर आ चुके हैं। आप इस चीज के खिलाफ हैं? हमने गरीबों का लोन माफ किया। आपने कहा था बिजली के बिल माफ करेंगे, हमने तो वायदा नहीं किया था, ना हमारे घोषणा पत्र में था। आज चुनाव सर पे हैं, चुनाव को देखते हुए लुभावने नारे, क्योंकि कांग्रेस का एक फितरत रही है, 68 साल से लुभावने नारे फेंकते चले आए हैं, और खास तौर से इस वर्ग को उपयोग करते आए हैं, इस्तेमाल करते आए हैं, और इसके माध्यम से सरकारें बनाते चले आए हैं। मतलब जो गरीबों के लोन माफ हुए उसके खिलाफ मैं कहता हूँ वो कहाँ पर खड़े हैं? आज सुरक्षित कहाँ है? आज आर्थिक तौर पे कहाँ पर खड़े हैं? आज सामाजिक तौर पे वो कहाँ पर खड़े हैं? बहुत सुरक्षित है, एम्पावर्ड है। अब इंडियन लोकदल की तरफ से बोल रहे हैं और मैम कांग्रेस की तरफ से बोल रही है। अब मैं निष्पक्ष राय ले लूं। कौशल साहब भी हमारे साथ हैं, धर्मवीर जी भी हमारे साथ हैं। कौशल साहब, तमाम चर्चा आपने सुन ली है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो नीतियां बनाई जाती हैं, आखिर वाकई वो दलित वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को सशक्त कर पाई हैं? देखिए, मैं आपके प्रश्न का 2 पार्ट्स में उत्तर दे सकता हूँ। एक तो सरकार की नीति है, और दूसरा एक जो आर्थिक जो हालात हैं पछड़े वर्ग के, ये दोनों समाज का जो ताना बाना है, ये 2 बातें अलग अलग। जहाँ तक तो नीतियों की बात है, इसमें शेरवाल जी की बात भी ठीक है कि इन्होंने अगर ऋण माफ़ी का या दलितों के लिए कुछ बनाने का
कोई अगर कोई दिखाया, कोई टॉर्च दिखाई है, अगर दिखाई है, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसको बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, ये और भी ज्यादा स्वागत योग्य है। ये बात तो है सरकार की, मैं नटशेल में कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो संख्याओं की बात है वो मैडम बता रही है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि एक इसमें ये अब बुराई अभी तक क्यों है, शेरवाल जी क्यों तड़प रहे हैं, ये बुराई का मुख्य कारण ये है कि एक तो सरकार में या व्यवस्था के ऊपर के जो पलड़े पे बैठे लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं खुद भी, वो वजह है जो बिल्कुल बुरी तरह दलित पिछड़े हुए हैं। उनके लिए अगर मैं बिल्कुल सफाई से कहना चाहूंगा कि उनके लिए कारण वो लोग भी हैं जो खुद दलित कैटेगरी में जरूर आते हैं। देखिए एक मिनट, नहीं सिर्फ क्या एससीज का भला करना एससीज की जिम्मेवारी है, नहीं बाकी ब्यूरोक्रेसी देखिए मैडम, क्या दलितों उठा रहे हैं उसकी कोई वजह है? मैं पहले इसको मैं इसकी परिभाषा दे दूं आपको। मैं इसमें ये नहीं किसी को पॉइंटेडली नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पछड़ों में एक वर्ग, दलितों में ऐसा वर्ग जो शिक्षित हो गया, जो कुछ बेनिफिट्स ले गया, जमीनें आ गई, वो चाहे वो पॉलिटिक्स में आ गए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ऊंची पदों पे चले गए, वो जो बेनिफिट जो है वो नीचे तक दूसरे को नहीं जा रहा, जो अभी तक अति पर उसकी वजह क्या मानते हैं? उसका कारण क्या है? देखिए कम्युनिस्ट पार्टियां बनी, आज बताइए कोई कम्युनिस्ट पार्टी किसी दलितों के लिए कुछ कर रही है? कोई बात नजर नहीं आती। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बिल्कुल बैकग्राउंड में है। एनजीओ हैं, बहुत कम काम, कोई कुछ नहीं हो रहा है। कौन आवाज नहीं उठाई जा रही, कोई आवाज नहीं उठा रहा, एनजीओ तक भी नहीं उठा रहे। कौन रहा है? मतलब जितना काम करें, या तो जो सरकार सत्ता में वो करे, या जो विपक्ष सरकार का, मीडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल है। सरकार हो चाहे विपक्ष हो, पॉलिटिकल पार्टी, अब वो पॉलिटिकल पार्टी का आप जरा इतिहास देखिए, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए, भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी जो है, कांशीराम जी ने जो काम शुरू किया था, वो पहले उन्होंने कर्मचारियों के एक संगठन बनाया, उन्होंने उसको कर्मचारियों को अपलिफ्ट करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने समाज को उठाने के लिए बनाई जो चीज थी, वो आगे जाके क्या हो गई, वो अपने स्वार्थों के लिए एक राजनीतिक पार्टी बन गई, जिसको बाद में उन्होंने कहा कि ये हम तो जी एक नया प्रयोग करेंगे, समाज में सभी वर्गों को जोड़कर, ब्राह्मणों को भी आगे ले आए, फलां को भी ले आए, दलितों को, मतलब दलितों का कोई उदाहरण नहीं हुआ, वो अपने स्वार्थ की सियासत शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। उसका परिणाम क्या हुआ है? आज मायावती जी की क्या पोजीशन है उत्तर प्रदेश में? पिछले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखिए, यानी कि जो मुद्दा, जिस मुद्दे के साथ आप आगे आए थे वो भूल चुके हैं, जो मकसद था वो भूल जाए। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहता कि बहुत ऊपर का वर्ग जो दलित, आपको लगता है कि मतलब किसी गैर सरकारी संगठन को या तो आगे आना चाहिए, या जो राजनीतिक दल हैं उन्हें खास तौर से अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के लिए कुछ खास नारे या वायदे या योजनाओं की बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, चाहे वो विपक्ष में जो बैठे हैं वो, या जो सत्ता में है वो तो पॉलिसीज बनाएंगे ही बनाएंगे। राजेंद्र जी, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जो दलितों के लिए काम करती हैं, मैं कोई ये सरकार के ऊपर नहीं पॉइंट आउट कर रहा, मैं चाहे पीछे सरकारें नहीं हो, कोई भी हो, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ज्यादा करती है, बजाय के चलिए करती रहे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन उसका क्या फायदा मिल रहा है? मिलता है, फायदा मिलता है। जैसे उन्होंने बताया, कुछ लाख लोगों का राजनीतिक दल अपना फायदा तो देखेगा। एक मिनट, लेकिन अगर वो जो योजनाएं और नीतियां बना रही हैं वो जनहित में हैं, लोगों के फायदे के लिए, वो जनहित में है, वो लोगों के फायदे की होगी, तभी तो राजनीतिक दलों को बताया की सियासत है उसका मकसद पूरा हो पाएगा। मैं मानता हूँ कुछ लाख लोगों को ऋण माफी हो गई या उनको मकान मिल गए, ये बातें मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूँ, मिर्चपुर कांड हुआ, या जैसे इन्होंने 2-4 कांड, सुरक्षा की बात है, सुरक्षा की बात तो महिलाओं की वो ओवरऑल होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि खापे हैं, खाप पंचायतें हैं, या दूसरे एनजीओ से जैसे मैंने जिक्र किया, या दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये सब ने मिलकर व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए जो है ना, वो कोई ज्यादा काम नहीं हुआ है अच्छी तरह। यही कारण है कि आज भी समाज के हर वर्ग को आगे आने की जरूरत है, मिलकर काम करने की जरूरत है। सिर्फ सरकार ही अकेले कुछ नहीं कर सकती, चाहे विपक्ष को भी उसमें शामिल होने की जरूरत है। आपने एक आपने भी शिक्षा मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य मुद्दा उठाया और सुरक्षा मुद्दा उठाया, और चौथा और डिस्पैरिटी इन द बेनिफिट्स दैट आर अक्रूइंग टू द कम्युनिटी।
वो ना हो। एक स्वास्थ्य पर भी मैं चर्चा करूंगी कि स्वास्थ्य से संबंधित आखिर क्या योजनाएं अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जा रही है, लेकिन ब्रेक के बाद आकर इस पर चर्चा करें।